कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, उनका क्या बॉडी में रोल होता है, क्या उनकी मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो ये पूरा जो सेगमेंट होगा कम से कम 3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो इसको आपको बहुत ही धैर्य से देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि आपने कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, पीसीएस की हो चाहे वो एसएससी हो या कहीं भी जहाँ पर साइंस आती है, तो हर एग्ज़ाम में पोषण का जो है एक बहुत बड़ा रोल है और 3 से 4 क्वेश्चन एक बार में पूछ लिए जाते हैं। और अभी तक जो हम लोग रटते हुए आए हैं कि B1 से बेरी, B2 से ये रोग, डी से सी से स्कर्वी, डी से, तो ये सब जो है चीज़ें तो एक फैक्ट की बात हो गई, लेकिन हमको इनको थॉरोली समझना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें पीसीएस मेंस की और जो है इस तरह के हायर एग्जाम्स की, तो अब जो पैटर्न में बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को चेंज भी करना होगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नए व्यूवर्स जो हमारे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट्स इस चैनल की नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलती रहे। और एलटी, पीजीटी, टीजीटी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बायोलॉजी से, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करें और नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण या न्यूट्रिशन, तो जीव शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए इसके सेल्स में निरंतर मेटाबॉलिज्म, मैं जहाँ भी हिंदी टफ होगी उसकी इंग्लिश बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो उपापचय जो होता है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, और मेटाबॉलिज्म में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को जीव अपने वातावरण से ही ग्रहण करता है, चाहे उसका फॉर्मेशन शरीर के अंदर हो या वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता हो या वायु से प्राप्त होता हो, किसी भी फॉर्म में हमको मिलता है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम पोषण या न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत आदि आवश्यक कार्यों के लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ कहते हैं, जिसे हम ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में बांट कर पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे फैट, तीसरे नंबर पे प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो क्यों? क्योंकि माइक्रो मतलब ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। फिर चौथा जो है क्या है, जल है, और पांचवा मिनरल। तो वाटर और मिनरल जो है इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। और वाटर और मिनरल जो है ये अकार्बनिक श्रेणी में इसीलिए रखे जाते हैं। फिर लास्ट में हम विटामिन 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे फाइबर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी हमारे शरीर को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जीव पदार्थ में प्रमुख श्रेणियों के अणुओं की क्या प्रतिशत मात्राएं होती हैं। मतलब जो है जो जीव पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ, तो प्रोटीन इसमें 14% होता है, लिपिड होता है 3% के करीब, लिपिड यानी फैट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1%, और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम वगैरह जो है ये 1%। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड तथा एंजाइम्स होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें बॉडी में, तो वाटर जो है लगभग 80% होता है, और गैसेज और इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम मिला लें तो ये 1% होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बांटते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है जिन न्यूट्रिएंट्स की, और जिन न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, 65% इसकी आवश्यकता होती है, कार्बन 18.3%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन जो है 3.30% जो है इसकी ये शरीर में होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2% और मैग्नीशियम 0.06%। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं कि इनकी जो है जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पे जानते हैं।
अब हम पोषक पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं कि पोषक पदार्थ से जो हमको जो कार्य है शरीर में या जो जो उनका मोटिव है उनके हिसाब से हम कैसे उसको बदल सकते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक कैटेगरी होती है ऊर्जा उत्पादक, मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जिन पोषक पदार्थों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैव क्रियाओं के लिए यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं किन पदार्थों से? फैट और कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी या कैलोरी की बात करें हम तो फैट से प्राप्त होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। निर्माणकारी पदार्थ यानी जो ऐसे शरीर में पदार्थ जो हमारे शरीर, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों के निर्माण में यूज होते हैं शरीर की रचना एवं मरम्मत हेतु, तो वो पदार्थ है प्रोटीन। उपापचयी पदार्थ यानी मेटाबॉलिज्म में जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं शरीर में, उनका कंट्रोल और उनका जो है नियमन जो है करने वाले पदार्थ कौन से हैं? विटामिन्स हैं, वाटर है और मिनरल्स है। फिर अनुवांशिक पदार्थ जिनसे हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल बनता है, तो वो आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए, ये मुख्य जो है अनुवांशिक पदार्थ हैं। अब हम वन बाय वन जो है एक एक जो है न्यूट्रिएंट को जो है पढ़ेंगे, जो उनके मेगा ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO से मिलकर बनता है, जिसका रेशियो क्या होता है? कई बार पूछा गया है 1:2:1, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का 1 पोर्शन, हाइड्रोजन के 2 पोर्शन और ऑक्सीजन के 1 पोर्शन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है पानी में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील होता है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत ईंधन पदार्थ या फ्यूल के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो इंस्टेंट एनर्जी शरीर को प्रदान करता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं यानी सॉल्युबल शुगर्स और अनसॉल्युबल स्टार्च के रूप में रहते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा समझने का प्रयास करिए। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 बड़े जो है ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सरलतम, रंगहीन, घुलनशील और मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इनको शुगर भी कहते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड्स को शुगर भी कहते हैं। अब इनको 2 और पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हेक्सोज शुगर जिसमें कार्बन की जो है मात्रा 6 होती है, कार्बन की वैलेंटी, और पेंटोज शुगर जिसमें कार्बन 5 होता है। तो हेक्सोज शुगर कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। दोस्तों इस लेक्चर में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन यही आ सकता है कि हेक्सोज शुगर का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ये याद कर लीजिए कि हेक्सोज शुगर जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है, और पेंटोज शुगर जो है कहाँ कौन सा होते हैं? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, जिससे हमारा आरएनए और डीएनए फॉर्म होता है, वो पेंटोज शुगर होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कहाँ से प्राप्त होते हैं? मीठे फलों और शहद में इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सबसे पहले होता है। तो ग्लूकोज के जो टाइप हैं उनमें जो डी ग्लूकोज है वो सबसे पहले बर्न होता है जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, यानी रुधिर शर्करा भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड जो है कौन से होते हैं शुगर। तो डाइसैकेराइड ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, इसकी पहली बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि ये जल में घुलनशील व मीठे होते हैं। डाइसैकेराइड्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं वो, और स्वाद में मीठे होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। माल्टोज ऑफ प्लांट, तो ये माल्टोज जो शुगर है ये एक डाइसैकेराइड शुगर है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तीनों डाइसैकेराइड हैं। माल्टोज जो है वो अंकुरित बीजों से प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूं का जो है अंकुरित बीज है, तो उससे अगर हम शुगर निकालेंगे तो वो माल्टोज शुगर होगी। फिर सुक्रोज कहाँ से प्राप्त होती है? सुक्रोज जो है मेनली जो है गन्ना या शुगर केन से प्राप्त होती है। लैक्टोज शुगर जो है एनिमल्स में होती है, विशेषकर मिल्क शुगर जो होती है वो लैक्टोज शुगर होती है। तो डाइसैकेराइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड जो है मोनोसैकेराइड अधिकता जो है ग्लूकोज के कई अणुओं से
जुड़कर बनता है। मोनोसेक्राइड्स के कई सारे अणु जब ग्लूकोज जुड़ते हैं तो जो है पॉलीसेक्राइड बनता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य। दूसरा कार्य क्या है? पॉलीसेक्राइड जो है सेल वॉल यानी प्लांट की जो सेल वॉल होती है और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनकी रचना में भाग लेते हैं। और पॉलीसेक्राइड जो है फैट में बदलकर शरीर में संचित ऊर्जा का भंडार बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड जब हमारे शरीर में जैसा आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो वो फैट में चेंज होकर जो है शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ते ही शरीर की फिर से जो है शुगर में कन्वर्ट होकर और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पॉलीसेक्राइड डीएनए और आरएनए के भी कंपोनेंट होते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए में पॉलीसेक्राइड पाया जाता है। मधुमेह डायबिटीज के रोगी मिठास के लिए सैकरीन का प्रयोग करते हैं, जो पॉलीसेक्राइड से ही बनाया जाता है, सैकरीन। अब जो है ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, ग्लूकोज कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, फ्यूल कंपाउंड कहते हैं और अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज जो है इन नामों से भी जानता है। फ्रक्टोज जो होता है, आप यहाँ से फ्रक्टोज को याद करने की ट्रिक ये है कि फ्रूट से आप फ्रक्टोज को जोड़ दीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि जो फलों से जो है शुगर मिलती है वो फ्रक्टोज होती है। तो फलों की शर्करा या कह सकते हैं सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो है कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो जो है प्रमुख गुण हो गए। अब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करते हैं जो शुगर में जो है पाया जाता है। तो मोनोसेक्राइड अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मोनोसेक्राइड जो शुगर का टाइप है उसके अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। माल्टोज क्या होती है? माल्टोज जो है जो जौ से बनी हुई शराब होती है, जौ से बनी हुई वाइन होती है, उसमें माल्टोज पाई जाती है और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का जो है मिश्रण होता है। लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज लैक्टोज जो बनती हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती हैं। और गैलेक्टोज कहाँ होती है? गैलेक्टोज जो शुगर होती है वो दही में पाई जाती है। फिर सुक्रोज की अगर हम बात करें जो शुगर केन से प्राप्त होती है, सुक्रोज को भी याद रखना है तो शुगर केन का नाम याद रखिए, SUGER शुगर होता है और सुक्रोज जो है उसी से रिलेटेड है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है आलू में और अनाजों में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। और सेलुलोज जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये प्लांट की सेल वॉल बनाने वाला पदार्थ है, इसलिए ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम फैट पे आते हैं, जो सेकंड टाइप की जो है हमारी जो है न्यूट्रिएंट है, तो वसा या फैट कहते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट की भांति ही वसाओं में भी COHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, यानी इन तीनों से मिलकर बनते हैं। परंतु इनमें CH की मात्रा अत्यधिक और O यानी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल में की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, इसीलिए कोई भी लिपिड जो है जल में आसानी से नहीं घुलता है। अब फैट किन में घुलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो वनडे एग्जाम से पूछा जाता है। तो फैट घुलता है क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, पेट्रोलियम में घुल सकता है, एसीटोन में, अल्कोहल में, ईथर में, इनमें फैट्स घुलते हैं। जीवों में 3 प्रकार के वसा पदार्थ होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड क्या होते हैं? तैलीय एवं चर्बी युक्त होते हैं। लिपिड के प्रकार हम देखते हैं। तो पहली बात करते हैं सिंपल लिपिड या सामान्य लिपिड। तो सरल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और विशुद्ध वसाएं होते हैं, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म जो किसी भी फैट का होता है वो सिंपल लिपिड होते हैं। इनके अणु ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये सुपर हिट क्वेश्चन है, दसियों बार जो है TGT PGT के अलावा हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिपिड जो है, लिपिड के अणु आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और वहीं पर याद करिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक। तो ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में होता है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड में क्या होता है?
ग्लिसरॉल का एक एटम होता है, एक अणु होता है, और फैटी एसिड के 3 अणु जो है आपस में जुड़ते हैं ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, तब जो है लिपिड का फॉर्मेशन होता है। कुछ फैटी एसिड्स जो है डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे जिनको जो है OH इस तरह से जो है डिनोट किया जा सकता है। इनमें डबल बॉन्ड्स का लगा हुआ है आपके सामने, जिनके कारण इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम हो जाती है और ऑक्सीजन इसमें बढ़ जाता है। ऐसे वसीय अम्ल तथा इनसे युक्त वसाएं क्या कहलाती हैं? असंतृप्त वसाएं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो अब फैटी एसिड को के 2 क्लासिफिकेशन हमको और पढ़ने हैं, जो टर्म आपने बहुत सुन रखा होगा और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं। अब अनसैचुरेटेड में कौन कौन सी वसाएं आती हैं? मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, ये सब जो है अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ जो है फैट्स हैं। इनमें हाइड्रोजन मिलाकर वेजिटेबल ऑयल इनसे बनाया जा सकता है, यानी जो वनस्पति घी हम खाते हैं वो हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये इनको प्लांट फैट भी कहते हैं क्योंकि ये पादप से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। फिर अब हम सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, जिनको हम जंतु वसाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ 2 टर्म यूज हुए हैं, इनको पहले याद कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए। अनसैचुरेटेड क्या है? पादप वसाएं कहलाता है या प्लांट फैट कह सकते हैं इसको, और सैचुरेटेड को हम एनिमल वसाएं कह सकते हैं, जो एनिमल बॉडी से यानी किसी भी जानवर से प्राप्त होते हैं। अनसैचुरेटेड पादप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मूंगफली, तिल, सरसों इत्यादि के तेलों से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे। तो घी, चर्बी, मक्खन, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? चर्बी तो मान लीजिए सीधे सीधे किसी जानवर से प्राप्त की जाती है। घी हम कहाँ से निकालते हैं? गाय, भैंस या अन्य किसी के दूध से। मक्खन जो है उसी से बनता है। तो भोजन में लगातार इनकी कमी से एक रोग होता है जो आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पूछा जा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है अगर हमारे भोजन में लगातार सैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी हो रही है। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा विमुक्त होती है। ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगने से कुछ अधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो फैट जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी दुगने से ज़्यादा। अब हाइड्रोजनेशन एक जो है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण, हिंदी वाले जान ले, हाइड्रोजनीकरण, तो यह पादप वसाओं के डबल बॉन्ड को समाप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे तेल क्या होता है? घी में बदल जाता है। यानी जो हमने बात की थी कि वनस्पति घी, तो जो है पौधों का तेल जो निकाला जाता है वो वनस्पति घी में बदल दिया जाता है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। अब हम लिपिड्स में आगे बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। तो कंपाउंड लिपिड कौन कौन से होते हैं? ये सेकेंड टाइप का लिपिड है कंपाउंड लिपिड। तो फास्फोलिपिड जो है जो सेल वॉल की रचना करते हैं, ग्लाइकोलिपिड जो सेल वॉल की आउटर लेयर पर पाए जाते हैं यानी कोशिका भित्ति की बाहरी परत पर पाए जाते हैं, वैक्स तो सीधा सीधा मोम हो गया, आप जानते ही हैं, और लाइपोप्रोटीन जो रुधिर की वसाओं की संचरण इसी रूप में होता है। मतलब रुधिर में जो है फैट पाया जाता है वो इसी लाइपोप्रोटीन के माध्यम से उनका जो है परिवहन होता है पूरे ब्लड सेल में। तीसरे टाइप का जो लिपिड होता है उसको डेरिवेटिव लिपिड्स कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। तो इनके दो तरह के इनके वो हो गए, टर्पेंटाइंस और आइसोसोनाइड्स। तो टर्पेंटाइंस जो है लिपिड जो है टाइप ऑफ डेरिवेटिव लिपिड्स, ये कौन से होते हैं? स्टेरॉइड। ये वसा में टर्पेंटाइंस जो है घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, कई प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट तथा पादप के गंध पदार्थ यानी पादप से जो सुगंधित पदार्थ जो निकलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, टर्पीन्स जिसको हम कहते हैं, उससे इनसे प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं इन्हीं पर। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है जो टर्पेंटाइन होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। रुधिर यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अन्य प्रमुख लिपिड
के साथ छोटी छोटी गोल बूंदों में संचरित होता है, जिन पर प्रोटीन की खोल होती है। इन्हीं को हम लाइपोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। अब लाइपोप्रोटीन का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल। अगर आपने ब्लड और जो है फैट प्रोफाइल की रिपोर्ट देखी हो कभी, तो आपने ये वर्ड यूज़ होते हैं, खासकर जब कार्डिक प्रोफाइल कराया जाता है आजकल हृदय के परीक्षण के लिए, तो उसमें कौन कौन से फैट्स हमारे शरीर में किस मात्रा में है, उसमें एलडीएल, एचडीएल ये दोनों वर्ड लिखे होते हैं। तो अब जब आपके सामने कोई पैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, और ये ब्लड में 5% लगभग होता है। अगर एचडीएल जो होता है इसको अच्छा लाइपोप्रोटीन माना जाता है, यानी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये ब्लड में 20% होता है और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हमको हार्ट अटैक और कार्डिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए एलडीएल और एचडीएल में एचडीएल अगर अधिक मात्रा में है तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी बात है, और एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड का बढ़ना शरीर के लिए खतरा होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप आप जो है डेरिवेटिव्स लिपिड्स का, जिसको हमने आइसोनोइड्स नाम दिया है। तो ये दो तरह के होते हैं, लिनोलुइक और लियोलेनिक और लिनोलेइक। तो लियोनेइक और लियोनोइक नामक दो वसीय अम्ल मानव के लिए अनिवार्य हैं तथा ये केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं। लिनोइक तथा आर्कनॉइड्स नाम के फैटी एसिड का संश्लेषण करते हैं। फिर अब इसके आगे हम बात करते हैं एरकनॉइड्स क्या होते हैं। तो एरकनॉइड्स जो है ये 3 तरह के होते हैं, थ्रोम्बोबैक्सेंस, ल्यूकोट्रिएंस और प्रोस्टोग्लैंडियंस। थोड़ा सा नाम टफ है, स्पेलिंग आप इसकी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो जो थ्रोम्बोबैक्सेन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, शरीर में रक्त का थप्पा जमाने के लिए। ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं वो WBC में बनकर स्रावित होते हैं और वायु की नलियों की दीवारों को प्रेरित करके श्वसन में सहायता करते हैं। और इस यानी ल्यूकोट्रीन्स की अगर अधिकता हो जाती है तो शरीर में दमा हो जाता है। तो अब हम तीसरे टाइप का जो इसमें था एरकनॉइड्स, वो था प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये स्पर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्रावित होते हैं। तो ये जो है इसके बारे में इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हम एक ब्रॉडली देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वास्तव में क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। तो अगर इसको क्लासीफाई किया जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की लिस्ट हम पहले पढ़ते हैं। लाउरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड और एराकिडिक एसिड, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और असंतृप्त वसाएं यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन सी हैं? पाल्मियोटोलिक एसिड, ऑलिक एसिड, लिनोलोइक एसिड और एराकिनोइडिक एसिड, ये सब जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी फैट को पूरा पढ़ लिया है। इसको आप एक बार थॉरली और देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो समझ में आ जाएंगी। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको जो है अच्छी तरह से ये जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल इसका जब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन, उसके आगे विटामिन्स वगैरह। तो अभी हमको बहुत पढ़ना है, कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म होगा, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे एक दिन में जितना हम आसानी से ग्रैप्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।